नमस्कार साथियों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज की रेडियो तरंगों पर। दोस्तों, कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार, और कविता संसार में एक युवा कवि इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, कुशाग्र अद्वैत। आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शोधार्थी हैं और एक कवि आप हैं। कवि के बतौर आपको रविशंकर उपाध्याय स्मृति सम्मान मिला है 2025 का, जो कि कविता की दुनिया में एक अच्छा सम्मानित पुरस्कार माना जाता है और हर साल 40 साल के कम के किसी युवा को दिया जाता है। उसके अलावा सदानीरा, हिंदवी और अनुनाद जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपकी कविताएं लगातार प्रकाशित होती हैं। समीक्षक, आलोचक आपको आपकी सराहना करते हैं आपके लेखन की। तो क्यों न हम आज हमारे तमाम श्रोता, हमारे दर्शक भी इनकी कविताओं से रूबरू हुए हैं। तो डॉक्टर कुमार मंगलम जी को श्रेय जाता है कि उन्होंने आपको स्टूडियो तक पहुंचाया। बहुत बहुत स्वागत कुशाग्र जी आपका हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया मैम जी। तो किस तरह की कविताएं आप लिखते हैं? पिछले आपने बताया कि 8-10 सालों से आप कविताएं लिख रहे हैं। दरअसल हम लोग कविता संसार कार्यक्रम में लगातार कविताएं पढ़ने के बजाय थोड़ी सी बातचीत करना भी सही लगता है हमें कि बातचीत करते हुए करें। तो 8-10 साल पहले जो कविता लिखी थी और अभी जो लिख रहे हैं, कितना अंतर उसमें पाते हैं? मैम वो बहुत ही कच्ची थी, उनमें वैसी परिपक्वता नहीं थी और उस समय मुझे लगता था कि मैंने अपना डिक्शन नहीं पाया है और वे कई बार अतिरिक्त परिपक्व दिखने की कोशिश से सनी हुई दिखती हैं और अब वाकई जैसा लगता है कि हाँ, कुछ कुछ उसे पा लिया है जो एक मेरी अपनी भाषा है, एक अपनी शैली है। तो यही है, यही ओके। अपनी भाषा शैली क्या हो पाना संभव होता है जब हम बहुत सारी चीज़ें लोगों की पढ़ रहे होते हैं? तो कितना कठिन है अपनी एक नई शैली विकसित कर पाना? मैम मुझे अविनाश मिश्र की एक पंक्ति याद आ रही है, मौलिक होने की चाह में कुछ ना हो पाना भी मौलिक है। इसी से मिलती जुलती कुछ पंक्ति है, मैं शायद कुछ बिसार रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। तो हम शुरुआत पहले कविता से ही करते हैं। अपनी कोई पसंदीदा कविता सबसे पहले आप सुना सकते हैं? हाँ जी। मैं उत्तराखंड में हूँ, एक कविता सुनाता हूँ। वाह, क्या बात है, स्वागत। तुम अपनी कविता पढ़ो। मैं अपनी कविता भूल जाता हूँ, तुम अपनी कविता पढ़ो। किस बात की झिझक, क्यों कतराती हो, किससे सकुचाती हो, मुझसे? अरे मेरी कविता की समझ बहुत ही भूथरी, मैं काव्य शास्त्र की कक्षा में ऊँघने लगता था। मुझसे मत डरो, तुम अपनी कविता पढ़ो। तुम्हारे देखे संसार में मेरी कोई रसाई नहीं, मेरी कोई गति नहीं, इसलिए है अपार रुचि तुम्हारे धारे में, तुम्हारे जंगल में, उस बर्फीले पहाड़ में जो तुम्हारे अंगने से दिखता था साक्षात, और जिसे पार कर तुम पाँव पाँव शाला जाती थी, लौटते बेर काफल खाती थी। देखो उनमें से कुछ भी तो मेरी कविता में नहीं। वो पहाड़ नहीं, जंगल नहीं, बाग नहीं, बुलबुल नहीं, इतनी तेज़ की आंधी कि बढ़िया धूल धूल हो जाएं, इतनी बीहड़ लू कि लोग निकलने से कतराएं। इसलिए कहता हूँ तुम अपनी कविता पढ़ो। क्या कहा? पढ़ चुकी? अरे दूसरी पढ़ो, भाई तीसरी पढ़ो, वो वाली पढ़ो जिसमें कमीना मामा आता है। किसी को कोई जल्दी नहीं, जिसे उतावली मची हो उठकर जा सकता है। इन्हें कविता के बारे में कुछ खास नहीं मालूम। यहाँ कोई कालिदास नहीं आसीन, यहाँ कोई मम्मट नहीं है। इनसे क्या डरना, इनसे मत डरो, तुम बस अपनी कविता पढ़ो। ओह, क्या बात है, वाह। बहुत नायाब शैली है आपकी लिखने की और बहुत सुंदर कविता है और उत्तराखंड को आपने एक तरह से समर्पित की है। हाँ मतलब और ये जिस पर एकाग्र है वो तो उत्तराखंड की है। हाँ। तो आपको लगता है कि कोई पात्र ऐसे होते हैं कि जो कविता लिखने के लिए प्रेरित करते हैं? हाँ हाँ हाँ, मतलब न्यूज़ का तो चलन रहा है, लेखन में, चित्रकला में और दूसरे भी जितने भी कला के आयाम हैं, सब में म्यूज़ तो रहते ही हैं। आप किसी से आकृष्ट होते हैं, कोई प्रेरणा होती है जिसकी वजह से आप कुछ नया सृजन करते हैं, और चाहे वो महाकवि रहे हों,
तुलसीदास रहे हों, सबके पास कोई ना कोई रहता है। सृजन की और कौन सी ऐसी प्रेरक शक्तियाँ होती होंगी, ज़रा बताएं कि क्या चीज़ आपको प्रेरित करती है लिखने के लिए, और कविता ही क्यों? मतलब क्या कहानी भी आपने कभी कोशिश की है, या किन किन शैलियों में आप लिखते हैं? हाँ, मैं अपने गद्य को बहुत मांझ रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत सुंदर वाक्य लिख सकूँ, लेकिन अभी मैं अपने गद्य को प्रकाश में लाने से बहुत सकुचाता हूँ। हाँ, इसके अतिरिक्त आपने पूछा कि कविता ही क्यों, क्योंकि वो मुझसे हो जाती है। मतलब इसका कोई और उत्तर मेरे पास नहीं है। अगर मुझसे चित्र बनते तो मैं चित्र बनाता, अगर मुझसे गज़ल होती तो मैं गज़ल लिखता, मुझसे खड़ी बोली में, हिंदी में, बिना छंदों के यही कविता होती है जो मैं कर पाता हूँ। तो इसलिए यही करता हूँ, अपने आप को प्रकट करने के लिए मेरे पास यही भाषा है, यही शब्द जब बिना छंद के। और जबकि आपने बोला कि कविता के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है, तो कहाँ से? इस सारे अवस्था से, इतने सारे दबावों से, शहरों की आबाद गति से, बहुत सारे विचलनों से, हमारी मध्यवर्गीय मर्यादाओं के भी अपने एक दबाव होते हैं, जिनसे निकलने की लगातार एक कोशिश किसी भी लगातार सोचने, समझने, पढ़ने वाले विचारशील आदमी में छटपटाहट जैसे उमकती सी रहती है। तो उन सब से आती है कविता। क्या बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात आपने कही। तो इन सब से जो कविता निकलेगी वो जबकि कविता सबसे कठिन विधा है, लेकिन आपने कहा कि सबसे पहले कविता ही आती है। अभी इस वक्त पे सोशल मीडिया में जिस तरह का परिदृश्य है, कविता हर कोई लिख ले रहा है, हर कोई लिखता है। आपको लगता है कि इसने कविता का एक नुकसान किया है, बड़ा नुकसान? कि कविता, किसी कवि ने कहा है कि जहाँ भाषाएं खत्म हो जाती हैं, जहाँ से मौन शुरू होता है एक तरह से, वहाँ से कविता शुरू होती है। तो क्या इस आला दर्जे की इस विधा को लोग उसी गहराई से समझ पा रहे हैं? दो बातें हैं। पहली तो ये कि सबकी अपनी कविता होती है और सबको अपनी कविता लिखने का भरपूर अधिकार है, और उन सबको अपनी कविता लिखनी चाहिए। ये कविता भी उसके बारे में ही थी। अब हम आते हैं सोशल मीडिया के खराबे पर, जिस परिदृश्य की आप बात कर रही थी। हम सबको अपनी कविता लिखनी चाहिए, लेकिन दिनकर की एक पंक्ति है, कविता ताली पीटने की चीज़ नहीं होती। कविता सुनकर डूब जाने की वस्तु है। मेरी कविताएं तो अमूमन खुद से मन में पढ़ने की चीज़ हैं। बहुत मंचों पर बहुत पोस्टर टाइप्स कविता नहीं है। तो और जो पूरा परिदृश्य है सोशल मीडिया का, उसमें पोस्टरों की बड़ी भरमार है। कुछ पंक्तियाँ इसीलिए लिखते हैं, वो पोस्टर बन जाती हैं। ये चलन अभी कुछ सालों से ही देख रही हूँ मैं। और पोस्टर में भी वैसे कोई खास खराबी नहीं है। मतलब नारों में, हमारे प्रतिरोधों में, उन सब की बड़ी हमें ज़रूरत पड़ती है। हम विद्रोही जी की और दूसरे महान कवियों की पोस्टर देख देख लिखना सीखे हैं। जेएनयू की पूरी दीवारों पर वो कविताएं चिपका हैं। लेकिन पोस्टर में भी अंतर होता है, हमें वो अंतर समझना चाहिए। और जब कोई कविता लिखी जाए तब कम से कम ये चाह ना हो कि इसका पोस्टर कैसे बनेगा, और सजीले पोस्टर की चाह में कविताएं ना लिखी जाएं, तो वो शुभ होगा। क्या बात है। पहले समय में हम लोग बहुत पढ़ते थे, तब जाके कोई खास हमको एक पोस्टर लायक कुछ मिलता था कि वाह, ये मतलब इस लेखक ने। अभी ऐसा लगता है कि जैसे बड़ी सहजता से वो पूरा कंटेंट तो नहीं मिल रहा, बस पोस्टर की लायक वाली युक्तियाँ, एक तरह से युक्तियाँ मिल जा रही हैं, और हम उनका फिर मतलब
मैं दूसरों के लिए तो नहीं बोल सकता, अपने लिए बोल सकता हूँ। मैंने तो आग्रहपूर्वक पोस्टर जैसी कविताओं से बचने का प्रयास किया है। मेरी कविताएं बहुत लंबी होती हैं और यदि आप उन्हें पूरा ना पढ़ें तो आप वो बात समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरी ही पढ़कर समझ में आती है। तो मैं उनसे बचता हूँ, आग्रहपूर्वक बचता हूँ कि वो पोस्टर जैसी ना हो कविताएं। और कुछ दोस्त यार कहते भी हैं कि ये कविताएं अच्छी हों, बुरी हों, खराब हों, ये पोस्टर कविताएं नहीं हैं। जिससे आप एक पंक्ति इधर उधर निकाल के पोस्टर नहीं बना सकते। तो कुशाग्र जी, अगली कविता पर हम बढ़ते हैं, क्योंकि कविताएं आपकी काफ़ी हैं, 30-40 करीबन आपने अभी तक लिख चुके हैं। तो हम चाहेंगे कि कम से कम 8-10 कविताएं तो हम लोग अपने श्रोताओं को सुनाएं। हाँ, एक लंबी कविता पढ़ता हूँ जी। मुझे लगता है इसके बाद आपके पास उतना समय नहीं रह जाएगा कि हम 30-40 हम 8-10 कविता सुन जी सकें। जी। कविता का नाम है उड़द दाल। वाह, क्या बात है। हम याद करते हैं अपने वीरेन टंगवाल जी को कि उन्होंने समोसे पर भी कविता लिख डाली। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि उड़द दाल पे आपने कविता लिखी है। क्या ये कुछ नारीवादी एंगल से लिखी हुई कुछ कविता है कि किचन की दाल को इसमें शामिल किया गया है? चलिए, हम उत्सुक हैं इसे सुनने के लिए। हाँ जी। मैं कविता पढ़ता हूँ। उनके लिए सारा संसार एक विराट कारावास था और इस जेल की सलाखें उसका ही विस्तार। सबकी तरह उनके पास भी बीते 7-1 वर्षों से यहाँ होने की एक कहानी थी। सबके पास जिसके अपने संस्मरण थे और वे कतई उत्तर आधुनिक थे, इन अर्थों में कि जानते रहने के बावजूद कि उनके बारे में क्या कुछ फैल रहा है या कि फैलाया जा रहा है। मनगढ़ंत अफवाहों की कितनी गर्द जमा होती गई है। उनके देखते देखते, उनकी चुप्पी से लगकर, उनकी चुप्पी पर लदकर, उन्होंने किसी से भी उसका सत्य नहीं छीना, कोई स्पष्टीकरण कभी नहीं दिया। बहुत सी कथाएं चलती हैं, कुछ से भी मैं भी अनजान हूँ और तथ्यों के सब संस्करण देकर भी सत्य को नहीं छुआ जा सकता। इसलिए आसानी इसमें है कि कोई एक संस्करण दूं और आप अंदाजे लगाने को स्वतंत्र रहें। एक मरी हुई शाम उन्होंने एक कत्ल किया था। शायद एक नहीं दो, शायद दो नहीं एक, शायद में कही कथा है या शायद नहीं कही कथा है या तो शायद उन्होंने एक नहीं 2 कत्ल किए थे और इस तरह की वे करना न चाहते रहे हों। किसी ने सिर पर बंदूक रख करवा लिया हो। सारी गुत्थियाँ यहीं से शुरू होती हैं, सारी पेचीदगियाँ। अब भले ही उनके हाथ कांपते हों, अब भले चाकू के ख्याल से भी सपका जाते हों। एक वक्त था जब किसी की आंत के आर पार 7 बार चाकू चलाई थी। कोई कहता है मकतूल खुद एक हत्यारा था, कोई उसे वहशी बताता है, कोई खानदानी दुश्मनी का नाम देता है, जो बात मुझे पचाए नहीं पचती। आखिर दर दर की ठोकर खाते अनाथ का कौन सा घर खानदान, कौन रिश्तेदार इतना सगा कि उसके लिए अपने इतने वसंत इस कैद में खोटी कर दिए जाएं। खैर खैर खैर, वे इस कैद को जीते हैं और बेतरह जीते हैं। रसोई देखते हैं और देखते हैं दूसरों की भूख। कभी अकुलाए बहुत प्यासे जगते हैं और पनियाई आँख लिए बगल टटोलते हैं। तब उनके भीतर एक फिल्म चलने लगती है, बीत चुके जीवन की फिल्म, रीत चुके जीवन की फिल्म। बहुत अनाथ, बहुत वंचित जीवन, माँ नहीं, माँ की छाया नहीं, माँ के पयोधर नहीं, तृप्ति देती एक छींट तक नहीं। भटकन, बहुत भटकन, एकाकीपन। मन नगाड़े पर सप्तपदी के मंत्र बजते हैं। एक स्त्री गुलाबी साड़ी पहने कभी पीछे कभी आगे डोलती है। दृश्य में दृश्य खुलते हैं। नींद कब की टूट चुकी, लेकिन सब कुछ सपन सा दिखता है। युगों बाद वह रात आती है जब एक निरापस स्त्री अपनी सब चोटें दिखाती है। ये वहाँ चढ़ते लगी थी, वो साइकिल से गिरकर और अंगुली पर घास काटते वक़्त हंसिया से। नहीं, उधर नहीं, मन की चोटों पर फिर कभी। अभी इधर देखो, उमा की हथेली पर तिल ही तिल थे। माँ, उसकी माँ बताते ना थकती, हथेली पर तिल शुभ का प्रतीक है। मैं भी शुभ ही शुभ चाहती थी, इसलिए शाला में पीछे बैठ रोज़ाना इधर कलम चुभाती थी, तिल बनाती थी। जैसे वह रात घिसती जाती,
वंचना की सारी याद मिटती जाती। पहली बार कोई देह इतनी अपनी हुई, इतनी अपनी कि उसके कुचों को चूसते और बेधानी में काट लेते। बरसों पीछे खो चुका शैशव जाग उठता। वह चिहुकती, स्तनों को लजाकर छिपाती, फिर खिलखिलाती और खेलने देती। वह एकाएक उसे पाने को हाथ बढ़ाते, कुछ दरकता, कुछ टूट जाता। सलाखें चिल्लाकर कहती, उसे अब पाया नहीं जा सकता, खींच कर यहाँ लाया नहीं जा सकता। लेकिन किस्म किस्म के जीवन प्रसंग हैं। किसी को पाने के और भी ढंग हैं, छूने के और भी ढंग हैं। इसी क्षण एक महान संकल्प कुलबुलाने लग जाता। याद आती उड़द की दाल, जिससे कभी बेतरह तिरपित हुए थे। याद आती वह रुग्ण ऋतु, जब वह दिन रात पट्टियाँ रखती, लेकिन मुआ बुखार जाने का नाम ना लेता। हर चीज़ खाने की मनाही थी और घर पर राशन का राह भी नहीं। वह पड़ोस से मांग लाई थोड़ी सी दाल और उसे इस बिच से पकाती कि चूल्हे की गंध, लीपे हुए घर की गंध, उसकी देह बंद सब पर सवा पड़ रही थी। हींग की गंध। जिसने दी होगी दाल, उसने ही कहा होगा, खड़ी उड़द सबको नहीं पचती। जैसे सबको नहीं पचता प्रेम, जैसे जो नहीं करते श्रम, जैसे जो नहीं उठाते जोखिम, उन्हें कुछ नहीं पचता। यहाँ कथा सूत्र पकड़ कर रखना मुश्किल हुआ जाता है। सब कुछ इतना गड़मड़ है और इतनी तेज़ी से घट रहा कि यहाँ से मेरा निकल जाना ही श्रेयस्कर। आगे की कथा मुझसे नहीं कही जा रही। कथानायक अब रोने लग गया है, भर्राए गले से विलंबित में कुछ कहने लग गया है। मुझे दें इजाज़त, उसे सुना जाए। जब भट्टी मालिक के लोग आए मेरा घर जलाने, संध्या पूजा का दीपक अभी बुझा नहीं था पूरमपूर। आकाश को भेदती थी मुई चिरैया की आवाज़। सो चुके थे पेड़ों में रहने वाले देवता। वह चीखी होगी, बुलाया होगा विधाता को, लेकिन आस्था ने उसकी रक्षा नहीं की। उसने बुलाया होगा मुझे, लेकिन प्रेम जिसे उसने सर्वस्व दे दिया ने उसकी रक्षा नहीं की। उसकी स्वर लहरियाँ थम गईं, उसके कंठ के गीत उसके काम नहीं आए। मिथक धरे के धरे रह गए। कोई गिद्ध उनसे उड़कर नहीं आया। बस कुछ कुत्ते रहे भौंकते, जिन्हें उसने जियाया था भूख से 2 रोटी कम खाकर। कोई न फटका उस जलते घर के आसपास, जिसे उसने सजाया था मन से, खूब जतन से। 2 लोगों का श्रम सिंचित प्रति संसार, जिसमें एक दाना ना हो लेकिन सुख था। 2 कथरी थी, एक कंबल था, लेकिन क्या तो नींद थी। धू धू कर जलता रहा सारी रात, और वह खपरैल भरी नहीं जला। तुलसी का बिरवा जल गया, आम के पत्तों का तोरण जल गया। उसके हाथ जल गए, उन हाथों की मेहंदी जल गई। दीवार पर हथेली की जो छाप थी, उसके पायल की खनक जल गई। उसके पाँव जल गए, और पाँव पर मैंने जो चुंबन रोपे थे, उसकी आंखें जल गईं। उसके सपने जल गए, और उसकी कोख में जो शिशु था। उसकी अपार श्रद्धा से आबद्ध मुझ में आस्था के जो नए कल्ले फूटते थे, और कोमलता के जितने तंतु मेरे भीतर उमकते थे, उन लोगों ने सबको दिया बार। मैं पुनः हुआ अनाथ। जीवन का क्या रहा प्रयोजन। पुराने पुल की तरफ गया नदी से कहने, मुझे लील ले। लेकिन जिनका आसान नहीं जीवन, उनका आसान नहीं मरण। शिव की तरह जली प्रिया की दाह लिए जगह जगह फिरा। जिसने जहाँ दौड़ाया दौड़ा, उन्हें खोजने बम्बई तलक गया, और वो नहीं मिले। बरस भर बाद दिखे, यूं ही बाजार में निश्चिंत घूमते। चोरी की एक चाकू सदा मेरे साथ रहती, उन्हें बस पकड़ पाया। धागे तिरकिट धिन्ना धिन धिन, धागे तिरकिट दिख दिखता दिख दिखता दिख दिखता दिख दिखता। एक महाशून्य में गया तैर। कुछ लोगों ने पकड़ा, बल भर पीटा। कुछ कांपते से दूर खड़े थे, पास आने से कतराते थे। जुगुप्सा से रहे देखते कि हत्या उनके लिए एकदम नई चीज़ थी। एक सिपाही आया कहीं से हथकड़ी पहनाने, तब से यही हूँ। याद करते उसकी सिंदूर रेखा, अग्नि के फेरे, ड्योढ़ी पर बनी अल्पनाज का कटी पर पल्लू खोसे ताल से उसका कलशी लेकर लौटना। साथ बीनना महुआ, और मेरा हील हुज्जत कर उसके लिए टिकुली गजरा लाना। एक होम की तरह कसकता है
कि कैसे पहुंच नहीं पाया उसे बचाने। बताओ, कुछ भी तो कर नहीं पाया, एक अंत्येष्टि तक नहीं। वह कितने चाव से सबको खिलाती थी, रोका बरजा कहाँ कुछ मानती थी। दिन भर बैठ सकती थी उस भटियार खाने में, और उसके नाम से किसी ने एक निवाला तक नहीं तोड़ा। मनई छोड़ो, कौआ चिरई तक नहीं। लेता हूँ संकल्प, कैद में ही होगा आयोजन, उसके नाम से खाएंगे मेरे स्वजन। पर कौन है मेरे स्वजन? मेरी तरह भागे कुछ कैदी, कुछ हत्यारे, ठेठ गवार भूमिहीन विपदा के मारे। हाँ, यही हैं, इनके लिए ही बनाऊंगा खड़ी उड़द की दाल, बिल्कुल जैसे वो बनाती थी, बहुत धीमी आंच पर, हींग का छौंका देकर। तब बुखार से दे धड़कती थी, अब की आत्मा को व्यापा है ज्वर, और इससे ऐसे ही उभरूंगा, ऐसे ही पाऊंगा पार। थोड़ी लकड़ी लगेगी, थोड़ा सा घी, कहीं लगाना होगा चूल्हा, कुछ रुपए लेगा सिपाही, तो लेता नहीं। वह द्वितीया का दिन था, जब उन हत्यारों ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। यहाँ रहते रहते दिक्काल बिसरने लगता है, कोई लाओ पंचांग। आखिर वह सुबह आई, पारदर्शी सी धूप खिली थी, और कड़ी चौकसी में दाल पक रही थी। बहुत चाहा कि चक्कर देखूं वैसे बन रही है या नहीं, लेकिन ऐसे तो भंग हो जाता अनुष्ठान। सुध हुआ अचानक, वो बहुत बार सीधे कड़ाही से चख लेती थी, और कुछ भंग नहीं होता था। उसकी लीक पर चलता हूँ, उसकी लीक पर चलते मैं भी चखता हूँ, और होता हूँ अस्त। अरे वह स्वाद नहीं, नहीं वह स्वाद नहीं। क्या उसकी वह बात झूठ थी, भाव से आता है स्वाद, या सच ही मेरे पास वह भाव नहीं। इन सोचों में लगता हूँ बूढ़ने बटुरने, कि कोई वायवी उपस्थिति जकड़ कर कहती है, इसमें गुड़ की 2 ढीली डालो, आएगा वही स्वाद। जो जीमने बैठ गए हैं उन्हें परोसो पहले, वे खाएं अघाएं, उनसे जो बच जाए लेना तुम वो अन्न। फिर होगा संकल्प पूर्ण, और मेघों के इस पार आकाश मड़ैया में मुझसे आ मिलोगे, मिलोगे न सजन। हाँ, क्या कहा जाए इस कविता पे। और बहुत सारे सवाल थे जो इतनी लंबी कविता के पूरा होते होते कुछ धुंधले भी हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे भाव हैं इस कविता में। जो बहुत तरह की जो शब्दावलियाँ आप लाए हैं ना, वो एक पिछली पीढ़ी की शब्दावलियाँ थी जो आज भाषा में लगभग लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन वो भी आपने शामिल की हैं इसमें। तो ये आपके मतलब कहाँ से लाए इस तरह की शब्दावलियाँ, और ये जो तमाम भाव हैं, ये जो तमाम हाशिए के लोगों की बार बार जो बात हो रही है कि मरना भी इतना आसान नहीं है, जैसे हम कफन कहानी पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे इस कविता पे, आप ये कुछ बताइए। इस कविता को लगभग 1.5 बरस से लिख रहा था, और इस दौरान ना ये पूरी होने को आती थी, और ना मैं नया कुछ लिख पा रहा था। तो मतलब मैं इसे ले लेके फिरता था, एक एक शब्द, कभी नींद में कभी जाग में कौनता था। एक एक मतलब मेरे पास एक कथा थी, मुझे एक नियत शब्द में, नियत शिल्प में, नियत भाषा में वो कथा पूरी करनी थी। और वही मेरा एक सवाल है कि लंबी कविता की परंपरा रही है शायद। मुझे बरबर राव की कविता याद आती है, समुद्र या कुछ थी वो, वही पूरी किताब कविता की। मुक्ति बोध सबने तो लिखी है लंबी कविताएं। हाँ, मैं कथा को कविता में बांधना चाहता था, और मैंने इसके पहले लंबी कविताएं लिखी हैं, लेकिन उन्हें मैंने कुछ भागों में काट दिया था। तो मेरे संपादक हैं सदानीरा में अविनाश मिश्र, उन्होंने कहा कि अब की जब लंबी कविता लिखना तो उसे काटना छाटना मत, उसे खंडबद्ध मत करना, उसे सीधा सीधा लिखना। तो वो आग्रह भी एक तरफ चलता था, और इस कविता में ऐसी कोई मुझे गुंजाइश नहीं दिखती है, लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि इसे अगर कुछ एक प्रस्थान बिंदुओं से छोटा छोटा कर दिया जाए कुछ तो खंडबद्ध, तो ये और समग्रता से समझ में आएगी पाठकों को। हाँ, मुझे भी यही लगा कि मैं इसको अगर खुद टेक्स्ट में पढ़ती
और एक दो बार पढ़ने के बाद ये पूरा हमें ठीक से हाँ, कन्वे हो पाएगी। मैं ऐसी कविता हाँ। इसीलिए कह रहा था जो आपसे पहले कहा कि इस कविता ने मैंने ये चाहा है कि पाठक मेरे साथ, मेरे जितना नहीं तो उससे बहुत कम भी चल ना सके साथ में। प्रवेश मतलब करे, मतलब मैं क्योंकि इसको लेके बहुत फिरा हूँ, मैं चाहता हूँ कि पाठक इसको लेके कुछ तो फिरे, कुछ तो शामिल हो इसमें। क्या बात है। क्योंकि और हम आसपास देखते रहते हैं, हमारे आसपास इस तरह की घटनाएं, लोगों के घर का जलना, ये सब हमसे बहुत दूर नहीं घटता। हम इसके पास जाने से कतराते हैं ज़रूर हों, लेकिन हमारे आसपास ये सब कुछ हो रहा है। हम बस्तियों के जलने की कथाएं सुनते हैं, तो मेरे भीतर वो सारे प्रसंग थे और एक दाल की स्मृति थी, माँ के हाथ की, दादी के हाथ की बनी हुई दाल की स्मृति। तो वो दोनों घुल मिल गई हैं, जैसे इस कविता में प्रिया और माँ की स्मृति घुल मिल गई है। इस और कविता के दालों के दौरान नहीं पचने के बिंब आपने कहा कि ये भी नहीं पचता। प्रेम भी नहीं पचता और दाल भी नहीं पचती। और मतलब जो कोई भी मोटा अनाज होता है और तो उसे पचाने के लिए हम हमारी जीवन शैली बदल गई है, तो इसलिए हम मोटा अनाज खाएं तो वो पचेगा नहीं, क्योंकि हम अपना श्रम नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे प्रसंग तो सर्वविदित हैं जी। और बहुत ऐसे शब्द हैं वो आपने जिए हैं क्या, मतलब क्योंकि आपकी वाली जनरेशन तक वो शब्द पता नहीं उस तरह के प्रतीक कहाँ होते थे, तो आपने हाँ, परंपरा की तरफ बार बार लौटने से सारी चीज़ें संभव हुई हैं। और बहुत से शब्द तो ऐसे हैं जो अभी भी अवध में जीवित हैं। मतलब मेरी अम्मा बोलती थी, मेरे जैसे खाने के लिए आपने जिमाई शब्द कहा। हाँ, वो तो हमारी तरफ नहीं बोला जाता, वो दरअसल है शब्द, मैंने मालवा हलवा की तरफ सुना है वो जीमना शब्द, तो वो हमारी तरफ का शब्द नहीं मतलब इस्तेमाल में आता। लेकिन मुझे वहाँ पे पंगत में खाने के लिए कोई और शब्द समझ ही नहीं आता, तो इसलिए वो शब्द है, वो एक तरह से भौगोलिक विपर्य जैसा कुछ है अगर उस शब्द को देखें तो। क्योंकि वो शुरुआत में अगर आप कविता ध्यान से पढ़ेंगी टेक्स्ट फॉर्म में तो आपको दिखेगा कि जितने शब्द हैं वो सारे शब्द अवध के क्षेत्र के हैं अमूमन। तो ये जो कविता पक रही थी भीतर और इतना वक्त इसने लिया, कितना वक्त बताया आपने? 1.5 बरस। और तो इसको संकट मोचन संगीत समारोह होता है बनारस में, तो मैं वहाँ पर इस कविता का आधा ड्राफ्ट विमेश शुक्ल को दिखाया, पढ़ाया। तो उन्होंने कहा, बाबू इसके पीछे क्यों पड़ गए हो, छोड़ दो, जब होनी होगी हो जाएगी। लेकिन अब बात ये थी कि ये ना हो तो कुछ और काम तो करूं मैं, मुझसे वो भी होने को नहीं आ रहा था, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी बन गई थी। तो जब इससे जब आप मुक्त हुए, आपने एक तरह से पाठकों के हवाले ये कर दी पूरा, तो कितना सुकून पाया खुद के लिए कि हाँ कुछ ठीक सा कर पाया? बहुत सुकून। मतलब कभी बेचैन रहता है जब तक वो रचना को पूरी नहीं करते। बहुत लंबा समय हो गया था, मतलब मैं कुछ मतलब ये जिस तरह से पूरी हुई, मैंने शुरुआत में ऐसी सोची नहीं थी कि ये ऐसे पूरी होगी। ये कुछ तो इसमें, इसके रूप में मैं जो लेकर चला था उसमें कुछ तो बदलाव हुआ है। ये उससे आज के समय में ये बड़ा दुर्लभ सा है इस तरह का सुनना कि कवि करीबन 1-1.5 साल किसी कविता को लेकर इतना परेशान रहा हो। बहुत बहुत दुर्लभ है। तो कुशाग्र जी, हम अगली कविता भी सुनना चाहेंगे। आपने कहा था कि ये बहुत लंबी है, और हालांकि आधा घंटा होने को है हमारी बातचीत को, लेकिन हम चाहेंगे कि एक कविता हम और शामिल करें। जी। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी कविता संसार कार्यक्रम हम लेकर आए हैं, और कुशाग्र अद्वैत इस वक्त पे कविताएं पढ़ रहे हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोधार्थी हैं, और आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितनी गहरी कविताएं हैं, और कविताएं कर पाना कितना मुश्किल काम है। एक तरह से एक सच्चा कवि किस तरह से बेचैन होता है अपनी कविता को अंतिम रूप देते हुए। तो कुशाग्र जी, ये कविता है, इसका शीर्षक है कुछ भी न्यायोचित नहीं। कुछ भी न्यायोचित नहीं, न्यायोचित नथिंग हीरो ही बीमार, उस मनहूस शहर में अकेली। या ऐसे कहा जाए इसे कि जब अकेले रहते रहते बीमार हो गई होगी, तब सब काम धाम छोड़ जो भी पहली रेल मिलेगी उसे जैसे तैसे पकड़ भागता हुआ तुम्हारे पास
नहीं चला आऊँगा। आना चाहूँगा और नहीं आ पाऊँगा। पहले दफ्तर में छुट्टियों की अर्ज़ी दूँगा, फिर उनके मंजूर होने का बेसब्र इंतज़ार करूँगा। जब तलक पहुँचूँगा शर्मिंदगी से लबरेज़, एक हाथ में सेब की थैली लिए, किसी तरह देर अबेर। कुछ कुछ सुधरने लगी होगी तुम्हारी तबीयत, तिस पर आते वक़्त गुलदस्ता तो कौन कहे, एक मासूम गुलाब तक लाना भूल जाऊँगा, जिन्हें लाना बनता ही था माफ़ी मांगने की नीयत से, या ऐसे में लाते हैं फूल इसलिए। किसी सर्द सुबह जब अंगड़ाइयाँ लेती हुई उठोगी, मुझे अपने सुंदर पाँवों के पास खड़ा पाओगी, चौंक जाओगी, ये जानते हुए कि मेरी समझ में कुछ नहीं आएगा। मेज़ पर रखे दवाओं के पर्चे पलटने लगूंगा, जाने कब से पड़े होंगे जूठे जो बर्तन, उन्हें लगूंगा मांजने। सारा घर तब खुदर बुदर की आवाज़ से भर जाएगा। क्या बात है। दलिया चढ़ाने के लिए मसालदानी से निकालूंगा हल्दी, जिसकी गंध तुम्हारी देह से लिपट जाएगी। चूमूंगा तब तुम्हें जब यकीनन तुम माफ़ कर चुकी होगी, या शायद नायकों की तरह चूम कर ही मांगूंगा माफ़ी। बहुत शुक्रिया। नायकों की तरह, क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर बिंब हैं। और मुझे लगता है कि जैसे हम कह रहे थे कि जो स्त्री विमर्श है, जो स्त्रियां जो लिख रही हैं, वो अभी तक तो पुरुष उन पे लिख रहा था, अब वो भुक्तभोगी होकर लिख रही हैं, तो उनकी जो भाषा है उसमें किचन मतलब दूर नहीं जा सकता। ममता कालिया को अगर हम पढ़ते हैं तो मैं रसोई में कोना कोना बैठ गई, कमरा कमरा छट गई, आटे में छन गई, चटनी में पिस गई। तो लेकिन एक पुरुष की कविता में ये सुंदर विवरण अच्छे लग रहे हैं सुनने, कि हल्दी की महक कैसे फैल गई और काम के खुदर बुदर की आवाज़ें। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी कविताएं हैं। लेकिन हमारे समय सीमा की बाध्यता है, तो हम लोग फिर ज़रूर आपको सुनना चाहेंगे। और क्या संदेश होगा नई जो पीढ़ी, नए जो युवा कविताएं लिख रहे हैं, हमारी जो महिलाएं लिख रही हैं, इन सब के लिए कविता के हवाले से एक ईमानदार सा संदेश मैं चाहूँगी कि आप दें कि क्यों लिखें कविता। जब बहुत बेचैन हो जाएं तब लिख डालें, या लिखना है करके जबरिया लिखें, क्या कहेंगे? और तो क्या बनाती है कविता आपको, कितना रूपांतरण करती है आपको? ये भी जबरिया तो आप नौकरी करते हैं, कविता तो आपके ऊपर उतरनी चाहिए क्या ना। बात है, क्या बात तो है। जबरिया तो आप कविता नहीं लिख सकते। कुछ होने के लिए, किसी तरह से दिखने के लिए, कविता पोटेंशियसनेस का एंड होती है। तो कुछ भी दिखने के लिए किसी और इच्छा से अगर वो उतर नहीं रही है, तब तो कविता नहीं लिखनी चाहिए। उतरनी चाहिए वो, और बहुत धैर्य चाहिए होता है, मतलब उसे आने देने के लिए। मतलब जीवन में 10 अच्छी कविता, 5 अच्छी कविता नहीं, थोड़ी एक अच्छी कविता भी हो जाए तो खराबी नहीं है। हमें किसी कवि की एक पंक्ति कभी मिल जाती है और हम कितने खुश हो जाते हैं। आलोक धनवा की हो, कुमार अम्बुज की हो, सब नहीं कर सकते तुम्हें प्यार, तो एक पंक्ति, एक बिंब कौन था, हम कितने खुश हो जाते हैं। तो कवि होना, कविता अपनी खुशी के लिए लिखनी चाहिए, स्वांत सुखाए, अपने सुख के लिए। हाँ? और जो अपने सुख के लिए लिखी जाएगी वो सबको सुखी करेगी। जो अपने सुख के लिए लिखा जाएगा वो सबको सुखी करेगा। सवाल है कि आपका सुख क्या है? आपका सुख क्या है? हाँ, आपको, आपके सुख को। और कविता मतलब प्रेमचंद के ने कहा लिए ना कि आपका भाषाई चातुर्य के लिए आपका लेखन ना हो, झंझोड़े हाँ, आपको। कुछ तो वो एक ही सवाल है कि आपका सुख अगर आपका मतलब नितांत निजी सुख के लिए लिखना भी तो कविता नितांत निजी सुख के लिए हाँ, की बात नहीं है, लेकिन वो पढ़कर आपको लगे कि आपने जो आपका सत्य था वो कह डाला, वो कागज पर उतार दिया है, तो ये बात है। मतलब आपका सुख उस सत्य को एक्सप्रेस कर लेने में, उसे अभिव्यक्त कर लेने में आपका बहुत बड़ा सुख है। स्वांता सुखाय का अर्थ है कि आप बहुत संसार से परेशान, पराजित होकर आए हैं। जैसे मेरे एक दोस्त है गौरव, उसकी कविता में आता है, जैसे एक बिंब आता है किसी और आशय में, लेकिन वो बिंब यहाँ पे इस्तेमाल करूँगा। जैसे कोई पराजित राजा रनिवास जाता है, उस तरह आना चाहिए कविता के पास। और कविता इस तरह से हो
कि वो आप बहुत थक हार कर और कविता आप की कहीं शरण पर कुछ में। बोल ना पाए, आप दफ्तर में आपका बॉस आपको बहुत डांटा हो और आप उससे गाली देने की नौबत आ जाए तभी आप गाली ना दे पाए हो। कविता आपको वो सहूलत दे क्या बात कि है। आप घर लौटकर पन्ने पर अगर गुस्सा ठंडा हो गया हो तब पर भी किंचित मर्यादित होकर भी उसे कहीं ना कहीं प्रकट कर पाएँ क्या बात है। वो अपने लिए। तो ये आपका सुख ही है, ये सब आपका सुख है। और फिर जो आपके सुख, जो आपको सुखी करेगा वो संसार को सुखी करेगा। ये कविता आपके हृदय की चीज है या मस्तिष्क की, एक तरह से थोड़ा सा अगर इसको, कविता क्या हमें हृदय, उदात्त बनाती है, क्या हमें और सरल बनाती है कविता तमाम और शैलियों के बनिस्बत? कविता बस भाव तो नहीं है, उसमें बहुत सारी स्किलफुलनेस की दरकार होती है। तो बहुत सारे नीच कर्मों में लिप्त लोग भी बहुत सुंदर कविताएं लिख गए हैं, जिन पर बलात्कार जैसे दुष्कृत्यों का आरोप है, वो भी बड़ी सुंदर कविताएं लिख देते हैं। तो ऐसा कुछ कहना बहुत ही बचकानापन होगा कि कविता आपको उदार बनाती है। कविता को उदार बनाना चाहिए, यह एक बात है, लेकिन क्या वो बना देती है? क्या हम उदार हो पाते हैं? यह रोज़ का काम है, हमें रोज़ और उदार होना चाहिए। हम कविता लिखते हों ना लिखते हों, हम अपने को अभिव्यक्त कर पाते हों, हम अपने को कविता में अभिव्यक्त कर पाते हों या किसी दूसरे अन्य कला माध्यम में अपने को अभिव्यक्त करते हों, हमें दिन प्रतिदिन और उदार होने की, और सहज होने की, और सरल होने की कोशिश करनी चाहिए, जितनी हो पाए, जितनी अधिक से अधिक हो पाए। लेकिन कविता ऐसी किसी चीज़ का दावा नहीं करती है। आप पर एक सुंदर पंक्ति उतर गई है, अब आप उसे लिख सकते हैं। कुछ स्त्रियां के ऊपर सुंदरताएं उतरती हैं, वो बहुत सुंदर ऐपण बना देती हैं। उसी तरह की कोई चीज़ है, बहुत सुंदर। मेरी दादी खाना बनाती थी। एक कला है, कविता मूलतः एक कला है, और कलाकार जैसे सारे मनुष्य होते हैं उसी तरह का एक मनुष्य है। और बहुत सी स्त्रियां हैं जो बहुत सुंदर कलाकार हो सकती थी, लेकिन वो रसोई में जोत दी गई। वो बहुत सुंदर खाना बनाती हैं, लेकिन हो सकता है वो अपनी पड़ोसिनों से ईर्ष्या रखती हूँ। तो कला अपनी अलग एक संसार है। वो जिस समय खाना बनाती हैं वो सुंदर खाना बनाती हैं, जिस समय वो ईर्ष्या करती हैं उस समय ईर्ष्या करती हैं। तो वो सारी चीज़ें एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो कवि है वो कम मनुष्य है। जितनी मनुष्यों में बुराई हो सकती है वो सारी कवियों में हो सकती हैं। तो कवि कोई बेहतर मनुष्य, दूसरे पढ़ने पाठकों को के लिए कविताएं अलग होती हैं लेखकों के बनिस्बत। पाठकों के लिए कविताएं, यदि वो सच्ची कविता है तो उसका रचयिता कितना ही क्रूर, कितना ही बुरा रहा हो, लेकिन अगर उसने अच्छी कविता लिखी है तो पाठक को ज़रूर वो कुछ हद तक बदलने का मादा रखती है, कुछ तरल करने का मादा रखती है। लेकिन अगर वह मनचित लगाकर पढ़े तो कविता पाठकों के लिए तो ठीक चीज़ है, पाठकों को बदल सकती है। लेकिन रचयिता कविता लिखते लिखते बदल जाएगा, ऐसा दावा नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति होगी। बहुत शुक्रिया कुशाग्र जी, आपने इतना वक्त दिया, अपनी इतनी प्यारी कविताएं हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो दोस्तों, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए। अगर ये बातचीत, ये कविताएं आपको पसंद आई हों तो अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक सामुदायिक रेडियो है जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाके हेलो हल्द्वानी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं और सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक हमारे रेडियो कार्यक्रम का लुत्फ उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल भी है। आपके फीडबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो कुशाग्र अद्वैत के साथ में अपनी रेडियो दगड़ी सुनीता भास्कर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।